हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 9 के टॉपिक नंबर 9.4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आप 10th में पढ़ चुके हो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आपको इजी रहे इसलिए मैंने पूरी थियरी लिखी है, तो मैं आपको फिगर के साथ साथ थियरी भी समझाते जाऊंगी। चलिए, ये है हमारा चित्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब मैं आपको ये चित्र साथ साथ में समझाते जाऊंगी। इसमें दो माध्यम है, विरल माध्यम जो कि वायु की है और सघन माध्यम जो कि जल की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मेरे पास स्रोत है और इसमें से कुछ किरणें निकल रही है। अब ये किरणें क्या बताती है वो हम देखते हैं, एक एक स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले है, जब प्रकाश किसी प्रकाशत सघन माध्यम से प्रकाशत विरल माध्यम में गमन करता है, तब अंतरापृष्ठ पर वह अंशतः वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है तथा अंशतः दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, जब एक प्रकाश यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अंतरापृष्ठ पर वह परावर्तित हो जाएगा और इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब से दूर जाएगी। ये जो है ये हमारे अभिलंब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहली किरण देख सकते हो, पहली किरण ये यहाँ से ऐसे जा रही है, दूसरी किरण फिर थोड़ी दूर गई, तीसरी किरण ऐसे जा रही है, चौथी ऐसे। मतलब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आप देख सकते हो कि ये अभिलंब है, तो यहाँ से हमारी किरण दूर होते हुए दिखाई दे रही है। किरण AO1B, आपतित किरण AO1, अंशतः परावर्तित O1C तथा अंशतः पारगमित अथवा अपवर्तित O1B होती है तथा अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से अधिक होता है। इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो किरण AO1B है वो यहाँ से पृष्ठ पर से वापस से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि ये परावर्तित हो रही है। तो जब ये परावर्तित हो रही है तो यहाँ पे जो अपवर्तन कोण बन रहा है, यानी कि जो R है वो अधिक होगा आपतन कोण से। यहाँ पे R क्या होगा, बड़ा होगा I से, ठीक है। तो ये पहले किरण की बात करी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये पृष्ठ से परावर्तित हो रही है तो इस कंडीशन में जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे आपतन कोण में वृद्धि होती है अपवर्तन कोण में भी वृद्धि होती है। मतलब कि जैसे जैसे R बढ़ता है वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, जब तक कि किरण AO3 के लिए अपवर्तन कोण का मान π/2 हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, R और I दोनों में धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। कब तक, जब तक कि जो मेरा अपवर्तन कोण है यानी कि जो R है उसकी कीमत π/2 यानी कि 90 नहीं हो जाती, तब तक दोनों में वृद्धि होती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा R कोण है यानी कि जो अपवर्तन कोण है वो π/2 यानी कि 90 हो गया है। अपवर्तित किरण अभिलंब से इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वह दोनों माध्यम के अंतरापृष्ठ को छूने लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मेरा अपवर्तन कोण π/2 बनता है तो इस स्थिति में जो मेरी किरण होती है वो अभिलंब से इतनी दूर मुड़ जाती है कि हमें ये किरण अंतरापृष्ठ पर दिखाई देती है। यदि आपतन कोण में इससे अधिक वृद्धि की जाती है तो अपवर्तन संभव नहीं होता।
अगर मैं आपतन कोण यानी कि I को इससे ज़्यादा बढ़ा दूं तो अपवर्तन संभव नहीं होगा तथा आपतित किरण पूर्णित परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी आखिरी किरण है, अगर मैं आपतन कोण यानी कि I की कीमत बढ़ा दूं IC से यानी इसके π/2 से बढ़ा देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये अंतरापृष्ठे वापस से पूर्णत परावर्तित हो जाती है और इसको ही हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जो माध्यम में है उसी माध्यम में अगर परावर्तित होती है तो उसे हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये कब होगा, जब आपतन कोण की कीमत IC से यानी कि 90 से बढ़ जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वह आपतन कोण जिसका तदनुरूपी अपवर्तन कोण 90 होता है, जैसे कि OA, O3N दिए हुए माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। ये जब हमें आपतन कोण π/2 90 मिलता है तो इसको हम क्या कहेंगे, जब हमें अपवर्तन कोण 90 मिलता है तो इस स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसे हम क्या कहेंगे, IC यानी कि क्रांतिक कोण। I इज इक्वल टू IC, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन IC इज इक्वल टू n/1। I के IC से अधिक मानों के लिए स्नेल के अपवर्तन के नियम को लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तब हम स्नेल का नियम लागू नहीं करते, अतः कोई अपवर्तन संभव नहीं होता। सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखेंगे हम, n12 इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है, तो ये हमारा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार अगर हम फिर फिगर देख लें तो ये 2 माध्यम है हमारे पास, ये स्रोत है, यहाँ से किरणें निकलेगी। तो जब किरण निकलती है, पहली किरण हम देखेंगे तो ये यहाँ पे अंतरापृष्ठ से परावर्तित हो जाएगी। तो इस समय ये जो अपवर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि अपवर्तन कोण और आपतन कोण में वृद्धि होती है। एक समय ऐसा आएगा कि जो मेरा अपवर्तन कोण है वो π/2 हो जाएगा और जो आपतन कोण है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपतन कोण उस समय होगा IC और IC को बोलते हैं क्रांतिक कोण। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि अगर I की कीमत IC से ज़्यादा होती है और उस समय जो मेरा प्रकाश की किरण है वो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी और इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो आई होप आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन थियरी समझ में आई होगी।